SQC1 की अगर हम बात करें, अभी हमने ऐसे 220 की बात करी है। ऐसे 220 के अंदर कहीं ना कहीं आपने क्वालिटी कंट्रोल बोला भी था कि 220 SQC1 से रिलेटेड है। SQC1 उसी का बड़ा वर्जन है। मतलब SQC1 पूरा से ले करता है कि क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म्स ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस इंगेजमेंट। सिर्फ ऑडिट के लिए नहीं, क्योंकि आपके जो SQCs हैं वो आपके स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल होते हैं, ऐसे इसकी तरह नहीं है। तो आप ऑडिट करने जाते हो, एश्योरेंस सर्विस देने जाते हो, या कुछ भी ऐसा करने जाते हो, ठीक है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का आप रिव्यू भी करते हो, तो उसके ऊपर आपका SQC, इसलिए SQC यहाँ पर डाला गया है। तो SQC1 ऐसे 220 SQC1 का पार्टी मान सकते हो। वहाँ से अपने एक अंदर का व्यू देख लिया कि भाई हमें इंडिपेंडेंस देखना होता है, एथिकल रिक्वायरमेंट देखना होता है, या हमें इंगेजमेंट परफॉर्मेंस का देखना होता है, या इंगेजमेंट का आपका जो टीम है उसका सिलेक्शन की बात कर ली, इंडिपेंडेंस की बात कर लिया आपने, वहाँ पर मॉनिटरिंग की बात कर ली, वो सारी की सारी बातें आपने करी थी, एक बार वहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा सा ब्रीफ आउट हो गया। अब SQC1 उन्हीं चीज़ों की बात करेगा। SQC1 का नाम ही लिखा हुआ है कि क्वालिटी कंट्रोल, जो फर्म के लिए जो ये सब काम करने जा रहे हैं उसको क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ जाता है एग्जाम में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्जेक्टिव यही है कि जो फर्म है जो ऑडिट करने जा रही है, कोई भी एश्योरेंस एंगेजमेंट करने जा रही है, तो वो फर्म क्या करेगा? तो हमने यहाँ पर बोला हुआ कि जो भी फर्म ऐसा कुछ करने जा रही है, तो फर्म पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को इस्टाब्लिश करे, ताकि एक सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल को इस्टाब्लिश करे, ताकि एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर सके। क्या रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर सके? कि जो भी उसने ऑडिट किया है, या फिर जो भी उसने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू किया है, या फिर कोई भी एश्योरेंस का काम किया, वो सारा का सारा काम सही से किया गया है, और जो उसके बेस पे रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो रिपोर्ट भी उसी स्टैंडर्ड्स वगैरह को कंप्लाई करते हुए प्रोवाइड कर रहा है। इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? जो वहाँ पर ध्यान में रखी थी वही यहाँ पर ध्यान में रख लीजिए। क्या? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखा था, रख लीजिए। एथिकल रिक्वायरमेंट का ध्यान रखा था, रख लीजिए। इंडिपेंडेंस हो गया, ठीक है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, एथिकल रिक्वायरमेंट हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप हो गया, उसके बाद इंगेजमेंट परफॉर्मेंस था, और मॉनिटरिंग था, और एक बीच में आपके पास निकल के आया था कि इंगेजमेंट टीम को आप कैसे उठाते हो, तो वो यहाँ पर हमने ह्यूमन रिसोर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम 6-7 पॉइंट जो भी है वो सारे के सारे पढ़ते हैं। पहला पॉइंट निकल के आता है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल। तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या है? अच्छा, ये पूरा पूरा जो SQC है ना, वो आपका कहीं ना कहीं ये लिखता है, हर जगह ऐसे लिखा होगा कि पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को ऐसे इंप्लीमेंट करना कि आपकी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे। मतलब क्या है? अब जैसे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल आप पढ़ रहे हो, तो इसमें मेंशन है कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऐसे लगाओ। तीन चीज़ें, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऐसी लगाना जिससे फर्म के हर बंदे को और फर्म को ये एक बार में समझ में आ जाए, ठीक है, कि इंगेजमेंट करते हुए क्वालिटी इज़ इसेंशियल, या क्वालिटी इज़ द पीक इंपॉर्टेंट थिंग, या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी क्वालिटी है। ऐसे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को बना दो, ठीक है। पॉलिसी और प्रोसीजर बनाने का मतलब कोई भी आपने जो बना के रखा हुआ है, जो बंदा पढ़ के जाएगा ऑडिट करने के लिए, या लेके जाएगा ऑडिट करने के लिए, ठीक है, उसमें आपने इस चीज़ को मेंशन कर दिया, ठीक है। पॉलिसी और प्रोसीजर ऐसे बना दे। दूसरा दूसरा आप जो इंगेजमेंट टीम का, जो मतलब इंगेजमेंट टीम कह रहा हूँ, जो भी ऑडिट फर्म का जो भी मैनेजिंग पार्टनर है, या फिर जो भी CEO है, या फिर जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पर्सन है, ठीक है, तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में ये चीज़ मेंशन करिए, या फिर उसमें पर्टिकुलर प्रोवाइड कर दीजिए कि जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी को मेंटेन करने की, वो उस पर्टिकुलर बंदे की रहने वाली है, ठीक है। और जिस बंदे को आप ऐसी कोई पोजीशन दे रहे हो, या फिर जो जब ऑडिट होने जा रहा है, तो जो पर्टिकुलर टीम जा रही है, तो जो भी बंदा करने जा रहा है ऑडिट, तो वो जो लीड करेगा, या जिसके ऊपर आपने ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी हुई है कि भाई सारे का सारा क्वालिटी कंट्रोल जो है वो कंप्लाई हो या एसेंशियल हो, तो वो बंदा आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखे इस चीज़ का, ठीक है। वो बंदा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस रखे, और एबिलिटी रखे, और अथॉरिटी भी रखे कि उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा सके। तो ये 3 पॉइंट्स आपके पास निकल के आते हैं। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, कि सबसे पहले ऐसे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स इशू करवा दे भाई, जिससे पूरी फर्म को समझ में आ जाए कि क्वालिटी इज़ ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद साथ में क्या कर, साथ में पॉलिसी और प्रोसीजर में ये मेंशन कर दी कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। ऐसे ही वो अपने वेशभूषा वगैरह से पता चल जाए, या फिर उसके तरीके से पता चल जाए, वो हर चीज़ चेक करे, तो क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर भी आ जाती है। और साथ में जो भी क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है, वो आपका अच्छे खासे एक्सपीरियंस का होना चाहिए, एक्सपर्टाइज का होना चाहिए, एबिलिटीज़ का होना चाहिए, तभी इसको माना जाएगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 निकल के आता है एथिकल रिक्वायरमेंट्स का। अच्छा, ऐसे 200 के अंदर भी आपने एथिकल रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली थी, वही यहाँ पे वैसे शुरू करेंगे कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इस्टाब्लिश कर देना, जिससे कि आपको पता चल जाए कि सारे के सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स है क्या? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। सिंपल हो गया ये वाला पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? इंडिपेंडेंस की बात करता है। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेजेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ बिहेवियर, इंडिपेंडेंस ऑफ जो भी आपका इंडिपेंडेंस है, सारे का सारा आपको होना चाहिए।
तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऐसी आप लगा दो जिससे क्या इनेबल हो जाए कि इंडिपेंडेंस ऑफ पर्सनल है, ठीक है, इंडिपेंडेंस जो सरकमस्टांसेस वगैरह जहाँ पर थ्रेटिंग हो सकता है इंडिपेंडेंस, उन सरकमस्टांसेस को ऐसी पॉलिसी एंड प्रोसीजर लगाना ताकि इंडिपेंडेंस रहे, और ऐसी कोई सरकमस्टांस आती है जिससे इंडिपेंडेंस को थ्रेटन होता है तो उसको कैसे डील किया जाए, ये भी पॉलिसी प्रोसीजर में आप लगा दो या बता दो, ठीक है। थ्रेटन जो करते हैं इंडिपेंडेंस को उनको आइडेंटिफाई करना, उनको कैसे टैकल किया जाएगा, उनको कैसे रिपोर्ट किया जाएगा, तो ये चीज़ है। तो यहाँ 4 पॉइंट निकल के आ जाएंगे इंडिपेंडेंस के अंदर कि ऐसी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को लगा देना जिससे क्या इनेबल हो जाए कि इंडिपेंडेंस मेंटेन्ड रहे, और कोई भी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है तो वो आइडेंटिफाई हो जाए, उसको हम टैकल कर सकें, उसको हम प्रॉपर्ली रिपोर्ट कर सकें, उसको हम, और कोई भी ब्रीच होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस का कोई ब्रीच होता है तो हम उसके लिए क्या रेजोल्यूशन या फिर क्या हम प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं, तो वो चीज़ आप बता दीजिएगा। 3 पॉइंट्स डन। चौथा निकल के आता है क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएशन। तो उन्होंने कहा ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करिएगा फर्म, ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करिएगा जिससे जो क्लाइंट है, जिसका एक्सेप्टेंस आप करने वाले हो, जिसका कंटिन्यूएशन करने वाले हो, उसकी इंटीग्रिटी के ऊपर कोई सवाल ना रह जाए, ठीक है। क्लाइंट जिसका आप करने वाले हो उसकी इंटीग्रिटी एकदम सही होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा हम क्या पॉलिसी प्रोसीजर में लिख दिया, क्या पता कर लें। तो उन्होंने कहा देखो 6-7 चीज़ों को आप देख लो, क्या पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स निकल के आते हैं। पहला पॉइंट निकल के आता है आपको ऑडिट जब मिल रहा है, जब वो ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो देखो कि आपको ऑडिट क्यों मिल रहा है, ऐसा क्या किया था जो आपको ऑडिट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एम्पेनल ऑडिट था, आपने एम्पेनल करा कर सीएनडीजी के अंदर आपके पास उतनी स्किल क्यों कह रहे हैं तो आपको मिल गया। प्राइवेट फर्म था, आपके पार्टनर ने उनसे बात करी थी, उन्होंने आपको दे दिया ऑडिट, ठीक है। तो आप देखो कि आपको ऑडिट क्यों मिला है, और पुराने वाले से ऑडिटर अगर कोई था तो उस ऑडिट क्यों लिया जा रहा है, ये भी देखिए आप। इंटीग्रिटी पता चल जाएगी फर्म की। चलिए पता चल गया हमें कि इंटीग्रिटी, हमने फर्म की इंटीग्रिटी पता कर ली। फिर देखिए कि आपको जब ऑडिट मिला है तो फ़ी, ऐसा तो नहीं है कि सामने वाले ने जब आपको ऑडिट दिया है तो फ़ी को उतना कम करने की कोशिश करी जितना कम कर सकती है। 2 लाख रुपये कोट कर दिए, 1 लाख रुपये कोट कर दिया, 50,000 रुपये कोट कर रही है फीस, 25,000 रुपये कोट कर रही है फीस, ज़्यादा फीस को कम करने की कोशिश नहीं कर रही, चिंदी चोरी तो नहीं कर रही है सामने वाली फर्म। ये देख लिया। इसके बाद आपके पास फीस है, आपके पास ये, फिर आप देख लो, अंडरस्टैंड करो सामने वाली फर्म को, अंडरस्टैंड करो सामने वाले फर्म के पर्सनल को, अंडरस्टैंड करो, दोनों की अंडरस्टैंडिंग आपने ऑब्टेन कर ली, क्लाइंट के ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली, और क्लाइंट के जो बिजनेस प्रिंसिपल ओनर है कि मैनेजमेंट पर्सन है उनकी भी थोड़ी सी रेपुटेशन और उनकी वगैरह की उनके बारे में पढ़ लिया, उनके बारे में समझ लिया कैसे बनने हैं ये, ठीक है। 4 पॉइंट्स हमारे ये निकल के आ गया। कैसे? सबसे पहले हमने देखा हमें क्यों दिया था, पुराने वालों को क्यों नहीं दिया, हमारी फीस को ज़्यादा कम करने की कोशिश तो नहीं करी थी। आप किस बिजनेस में ऑपरेट करते हो, क्या करते हो, आपका जो ये है पर्सन मैनेजर जो भी हैं वो क्या काम करते क्या नहीं करते। अच्छा, फिर जब हम बिज़नेस को समझ रहे थे, हम बंदों को समझ रहे थे, हमें पता चला ये ना कहीं रिलेटेड ना विजय माल्या से। फिर हमने देखा भाई मनी लॉन्ड्रिंग का काम तो नहीं चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप 5वें में क्या देखते हो, ये देखते हो जब आप अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन कर लेते हो कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं है सामने वाली फर्म। फिर आपके ऊपर कोई लिमिटेशन तो नहीं लगा दिया है, स्कोप ऑफ वर्क के ऊपर कोई लिमिटेशन लगा दिया है, छठा पॉइंट निकल के आता है। फिर आपका एटीट्यूड रहता है कि मैनेजमेंट के और टीसीडब्ल्यू की तरफ कैसे आप इंटरप्रेट करोगे, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कैसे वो लेते हैं, कैसे समझते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, ये सारी की सारी पॉइंट्स आपके 7 पॉइंट में कवर हो जाती है। ये 7 पॉइंट हैं जो आपके निकल के आते हैं। किस चीज़ से निकल के आते हैं, ये निकल के आते हैं क्लाइंट एक्सेप्टेंस या कंटिन्यूएशन से, ये पॉइंट निकल के आते हैं। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर लगाना जिससे पता चल जाए कि क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस सभी कैसे, जब इंटीग्रिटी वाला कैसे पता चलेगा, इन 7 पॉइंट से पता चल जाएगा। अगला क्या निकल के आता है, अगला पॉइंट निकल के आता है ह्यूमन रिसोर्स का। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब आपकी फर्म के अंदर केपेबल कॉम्पिटेंट स्टाफ होना चाहिए जो प्रोफेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड्स वगैरह को फॉलो करे, ठीक है। अब मान लीजिए आप करने जा रहे हो कोई फॉरेंसिक ऑडिट, तो कोई ऐसा बंदा तो हो जो फॉरेंसिक ऑडिट की डिग्री रखे, जो उसके लिए पर्टिकुलर क्वालिफाइड है, तो ऐसा आप करके रखिएगा, ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या निकल के आता है, इंगेजमेंट का परफॉर्मेंस। इंगेजमेंट के परफॉर्मेंस का मतलब पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स ऐसी इस्टेब्लिश करिए जिससे कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को आप कंप्लाई कर सको, लॉज एंड रेगुलेशंस को आप कंप्लाई कर सको, और रिपोर्ट वगैरह जो है वो अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस में इशू हो सके। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसी पॉलिसी एंड प्रोसीजर लगा दिए कि हमने स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो कर लिया, लॉज एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो कर लिया, और रिपोर्ट टाइमली मैनर में दे दी। कैसे? आप क्या करो, सुपरविजन रखना, जो हमने वहाँ पे याद किया था या पढ़ा था वो क्या था, सुपरविजन रखना, सुपरविजन रखा, रिव्यू करो काम को, रिव्यू किया, कंसल्टेशन लो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो देखो, और एंगेजमेंट, और साथ में एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल का रिव्यू करो। अच्छा, इसमें 5 पॉइंट्स थे। सबसे पहले हमने सुपरवाइज किया, फिर हमने रिव्यू किया था। अच्छा, और 5वां पॉइंट क्या है, इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रिव्यू का मतलब क्या होता है कि आप काम देख रहे होते हैं, ये एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिव्यू का मतलब क्या होगा कि एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखेगा कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई। हमने कहा था ना पॉलिसी एंड प्रोसीजर से एस्टैब्लिश करना कि पॉलिसी की प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हो जाए, लॉस रेगुलेशंस कंप्लाई हो जाए, ये सब कंप्लाई हो जाए। तो वो हमने सेकंड पॉइंट रिव्यू के अंदर डाल दिया। कैसे? एंगेजमेंट पार्टनर देखेगा कि जो टीम ने काम किया है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए किया है, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर था वो सारा का सारा रेज कर दिया गया है,
नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट कैसे डिटरमिन किया था, उसके हिसाब से काम किया है कि नहीं किया है, साई ऑब्टेन करके आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, और जो ऑब्जेक्टिव था एंगेजमेंट करने का, या यहाँ पर ऑडिट वर्ड नहीं इस्तेमाल करना, एंगेजमेंट वर्ड इस्तेमाल करना, जो ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या रिव्यू करेगा पार्टनर ये रिव्यू कर लेगा कि भाई जो भी ऑब्जेक्टिव थे एंगेजमेंट के वो कंप्लीट हो गए, साई तुमने ऑब्टेन कर लिया कि नहीं कर लिया, एंटी डिटरमिन कैसे किया था, ठीक है। इसके बाद तुमने लॉज एंड रेगुलेशंस का स्टैंडर्ड्स का फॉलो किया है कि नहीं किया है, और सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या निकल के आ रहे हैं उनको एक बार देख लेगा नजर से। अगर हम इसकी सीक्वेंस देखें तो क्या निकल के आएगी, भाई एंटी कैसे डिटरमिन किया था पहले बता दो, उन्होंने बता दिया एंटी हमने ऐसे डिटरमिन किया था, अच्छा ठीक है, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट देख लिया, अच्छा इसके बाद साई ऑब्टेन करके आए, हाँ साई ऑब्टेन कर लिया, साई ऑब्टेन करते हुए कोई दिक्कत वगैरह परेशानी वगैरह हुई हो, नहीं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सब कुछ कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई स्पेसिफिक मैटर वगैरह निकल के आया बता दे, भाई उन्होंने बता दिया हमें सिग्निफिकेंट मैटर सारे के सारे। इसके बाद रिपोर्ट दो, मतलब कि ऑब्जेक्टिव ऑफ जो भी आपका था वो कंप्लाई हो गया, 5 पॉइंट्स यहाँ पर निकल गया। फिर आता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का मतलब क्या होता है। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का मतलब होता है कि आपका यहाँ पर बोला गया है SQC 1 में कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप ऑडिट करते हो उनका करते हो जो लिस्टेड कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज के केस में जो भी ऑडिट किया जाता है उनका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करते हो आप। कैसे करते हो, क्या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के लिए अंदर आप देखते हो, तो आप देखते हो कि एंगेजमेंट टीम जो कर रही थी काम उसका इवैल्यूएशन करते हो, ठीक है। RMM यानी कि रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कैसे असेस किया था, RMM के ऊपर क्या निकल के आया था, ठीक है। अप्रोप्रिएट एक्शन जो लेने चाहिए थे वो आपने लिए हैं कि नहीं लिए हैं, कहीं पर आपको लग रहा था कि रिपोर्ट ऐसी देनी चाहिए वो दी थी, अगर आपको लग रहा था KM पैराग्राफ आपने रिपोर्ट के अंदर डाल रखा है तो उसके लिए आपने जो मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू TCWD यानी कि दोषाज विगमन से वो आपने किया था कि नहीं किया था, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देख के आते हो, दैट इज एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। फर्म के एंगल से आपने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर लिया, ठीक है। अच्छा ये मेरे पास निकल के आया एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर। फिर लास्ट यहाँ पे आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग क्या करनी है, मॉनिटरिंग करनी है कि पॉलिसीज और प्रोसीजर ऐसे इस्टेब्लिश हो जाए कि क्वालिटी कंट्रोल की जो पॉलिसीज़ हैं और जो प्रोसीजर्स हैं, ऐसे पॉलिसीज और कंट्रोल्स तुम खुद लगाना, पॉलिसी प्रोसीजर लगाना जिससे क्वालिटी कंट्रोल के जो पॉलिसी और प्रोसीजर्स हैं वो लगे हुए हैं, जो रेलेवेंट है, जो एडिक्वेट है, जो कंप्लाइंट विद इन प्रैक्टिस है और जो ऑपरेट हो रहे हैं इफेक्टिवली, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट निकल के आता है कंप्लेंट्स का और एलिगेशंस का। मतलब अगर कोई मतलब मान लीजिए कंप्लेंट करता है, एंगेजमेंट टीम का ही कोई बंदा या बाहर का कोई बंदा कंप्लेंट करता है कि नहीं आपकी फर्म ना क्वालिटी कंट्रोल को नहीं कर पा रही है या नहीं संभाल पा रही, तो उसके लिए आपने क्या पॉलिसी और प्रोसीजर इस्टेब्लिश करके रखा हुआ है कंप्लेंट्स और एलिगेशंस के लिए। मतलब 2 पॉइंट्स उसके ये निकल के आते हैं कि आपने पॉलिसी और प्रोसीजर से लगाए हो कि अगर कोई कंप्लेंट करता है उसको टैकल कैसे किया जाएगा, यानी कि आपने क्वालिटी को कंप्लाई किया था, आप कैसे बता पाओगे, इसके पॉलिसी और प्रोसीजर बता दो। जैसे कि आप जब ऑडिट करने जाते हो तो वर्किंग पेपर की प्रॉपर लिस्ट मेंटेन होती है, आपने BRS किया, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट किया, उसके लिए 2 प्रूफिंग लेके आते हो, आपने TDS का रिकन्सिलिएशन किया, GST का रिकन्सिलिएशन किया भी, और ये सब दिखा, इसकी आप प्रूफिंग लेके आते हो। उस पर्टिकुलर फर्म में जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग की फर्म थी तो उसके लिए अगर आप कर रहे हो, मान लो आपने तार वगैरह बनानी है बाद में, उसके लिए आपने क्या चीज़ ऑब्टेन करी, क्या चीज़ नहीं ऑब्टेन करी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आती है जो रेलिवेंट होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि आप अगर कोई एलिगेशन वगैरह रखने वाला है तो उसके लिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर स्टैब्लिश करो कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करने वाले हो उस पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है। रिस्पॉन्ड हम कैसे करेंगे उसका एक इस्टेब्लिश है कि क्या वो आएगा और कैसे, एलिगेशंस अगर कंपनी ने नहीं किया है तो क्या उसका प्रोसीजर रहने वाला है। इसके बाद इसके लिए एक पर्टिकुलर बंदे को या किसी पर्सन को जो एक अच्छे खासे पोस्ट का हो, अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता हो, अच्छा खासा पढ़ा लिखा हो, ठीक है, इंटीग्रिटी वाला पर्सन है, उसको आपने इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रखा, पूरा का पूरा पॉलिसी प्रोसेस के हिसाब से उसको कंप्लेंट को और एलिगेशन को टैकल करो। अगर बाद में निकल जाता है कि हाँ फर्म की गलती है तो क्या आप उसके लिए, उस एलिगेशन के लिए या उस पर्टिकुलर कंप्लेंट के लिए आप क्या रिस्पॉन्सेज देने वाले हो, उस चीज़ को इस्टेब्लिश करके बैठ जाइएगा। ये आपके SQC 1 के अंदर निकल के आता है, इतना ही है और नहीं है इसमें।